नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में एक जो भाषा को लेकर के विवाद हो रहा है। दरअसल कल ठाणे में मनसे के कार्यकर्ता एक फूड स्टॉल पर थे। उन्होंने दुकानदार से मराठी में बोलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। उन्होंने पूछा तो दुकानदार ने कहा कि यहाँ तो सारी भाषाएं बोली जाती है। इस पर वो नाराज हो गए और उस दुकानदार की पिटाई कर दी। ये पहला मामला नहीं था, इसके पहले भी मराठी को बोलने को लेकर के कई बार ऐसे विवाद हुए हैं और राज ठाकरे और मनसे के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो इसको मुद्दा बनाते रहे हैं। ये मुद्दा एक दूसरे मुद्दे के साथ भी जुड़ा हुआ है जो आजकल बहुत गर्म है। उसको लेकर के 5 जुलाई को एक रैली होनी है जिसका नाम विजय रैली दिया है। वो ठाकरे जो दोनों भाई हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, दोनों की वो संयुक्त रैली होनी है। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने 5वीं कक्षा तक में जो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को अनिवार्य बनाया था, जिसको लेके विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उसको वैकल्पिक बनाया गया कि ऑप्शनल है, मतलब हिंदी के अलावा आप दूसरी भाषाएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको लेकर भी विरोध हुआ। तो वो फैसला वापस लेना पड़ा फडणवीस सरकार को और बाकायदा फडणवीस साहब को और उनके जो 2 डेप्यूटी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आके रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो इसको अपनी विजय बताई है ठाकरे बंधुओं ने और रैली होने वाली है। लेकिन जो कल का विवाद है उसके बाद ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया है। हमारे साथ पीडी सर हैं, विचित सर हैं, सुमित सर हैं, शादाब जी हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। पीडी सर, सबसे पहले आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। 2 मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो था, उसके बाद तो विजय बता रहे हैं कि उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन कल की जो घटना है जिसमें पिटाई की गई है कि आपको मराठी नहीं आती और यहाँ है आपको मराठी बोलना पड़ेगा, ये पहले भी होते रहे, ये भी है। क्या दर्शाता है ये सब चीज? असल में पिटाई का तो किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, भाषा कोई भी बोले, हिंदुस्तान में किसी को कोई भाषा बोलने पे रोक नहीं है। दुर्भाग्य से भाषाओं के सवाल पे भारत में मुंबई में भी दंगे होते रहे। मराठी और गुजराती के सवाल में 60 के दशक में इतना बड़ा दंगा हुआ कि मतलब लोगों को अब भी याद है वो। ये स्थिति हमने वहाँ आंध्रा में देखी। तेलुगु को आगे बढ़ाने के सवाल पे दंगों की नौबत आई। कई जगहों पे ये होता रहा है। तो इसका तो किसी हाल में समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भाषाओं की जो अपनी राजनीति है, जो अस्मिता की राजनीति है, उसमें दुर्भाग्य से हिंदी हो या मराठी दोनों अंग्रेजी के सामने मार खा रही है। और ये कई बार मुझे लगता है कि थोथे गौरव की सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। यानी हिंदी तो यूपी और बिहार में भी पढ़ी नहीं जा रही है। धीरे धीरे हमारे पूरा का पूरा मध्य वर्ग अंग्रेजी में शिफ्ट हो गया है। और यही हाल महाराष्ट्र में भी है। वहाँ मराठी भी बोलचाल की भाषा बची हुई है, सरकारी स्कूलों में बची हुई है, लेकिन तमाम पढ़ने वालों के लिए पहली भाषा अंग्रेजी हो गई है। तो जिसको आप पराई भाषा बोलते थे, आपको याद होगा हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार एक वक्तव्य दे दिया जो उनको वापस लेना पड़ गया या उसको थोड़ा दबाना पड़ गया कि अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में शर्म आएगी। लेकिन अंग्रेजी भी इस देश की लगभग आधिकारिक सरकारी भाषा बन चुकी है और वो सबको सीखनी है। तो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हिंदी हो, हिंदी बेल्ट हो, न हिंदी का सम्मान बच रहा है उस तरह, न मराठी का सम्मान बच रहा है। ये राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई है जो भाषाओं के आधार पर लड़ी जा रही है। विचित सर, क्या मराठी अनिवार्य होनी चाहिए कि जो भी महाराष्ट्र में रहेगा उसको मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलना आना चाहिए? नहीं, इस तरह मतलब ये एक्ट तो यही दिखा रहा है। नहीं, अगर इस तरह से करेंगे तब तो आदमी कितनी भाषा जानेगा। देखिए, भाषा आम आदमी के लिए बोलने के लिए है और राजनेताओं के लिए अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए है। ऐसा पिछले बहुत समय से चल रहा है। असल चीज जो प्रियदर्शन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि अंग्रेजी बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी नहीं बढ़ती जा रही है। रोजी रोटी जिस भाषा में मिलेगी वो भाषा, आप उसको चाहें या न चाहें, उस पर सवाल उठाएं चाहे न उठाएं, वो भाषा बढ़ती जाएगी। इस देश में भारतीय भाषाओं में रोजी रोटी का संकट है। आप इस चीज़ को समझिए। जब रोजी रोटी अंग्रेजी में मिल रही हो तो आप कितना भी ये कर लें कि हमारी भाषा ये है, इतना महान है, इतना गौरवशाली अतीत है, ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने को हो जाती हैं। वास्तविकता इस बात से जुड़ जाती है कि आपकी जेब में पैसे किससे आते हैं और आपकी दाल रोटी किस चीज़ से चलती है। इसीलिए
जितने भी लोग हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को जो अपनी अपनी भाषा की अस्मिता की बात करते हैं, कोई भी हो, उनमें से किसी का बेटा या बेटी अपने मूल भाषा में नहीं पढ़ता है, वो खुद अंग्रेजी में पढ़ता है। जब खुद आप अंग्रेजी में पढ़ोगे, लंदन में और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पढ़ोगे और यहाँ पर उपदेश दोगे कि लोग अपने मूल भाषा में पढ़े, तो आप लड़ा तो सकते हैं, आप किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, आप किसी का खून बहा सकते हैं, लेकिन इससे आप अपनी भाषा का न तो विकास कर सकते हैं, न ही किसी गौरव का सबब बन सकते हैं। शरद जी, राज ठाकरे जो है, ये मुद्दा उनका जब से पार्टी उन्होंने बनाई है, उद्धव ठाकरे से अलग हुए, तब से ये मुद्दा है। उनका प्रदर्शन तो लगातार गिरता रहा। इस विधानसभा चुनाव में तो खाता भी नहीं खुला और उनके बेटे भी चुनाव हार गए। सवाल है, जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया, उसका आपको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हो रहा, उस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको उम्मीद है कि अंत में यही मुद्दा उनको काम आएगा? देखिए, अगर आप शिवसेना की पॉलिटिक्स को देखें, आप पीछे चलिए, आप जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने इस भाषा के मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था और हिंसा भी हुई थी और तमाम लोग मरे भी थे। तो भाषा का विवाद देखिए महाराष्ट्र में कोई नया नहीं है, ये बड़ा पुराना मुद्दा है। जब शिवसेना की स्थापना हुई उस समय से ही उन्होंने गुजराती, मारवाड़ी और जो बाहर के लोग थे उनके खिलाफ अभियान चलाया कि ये नौकरी खा रहे हैं। नौकरी खाने के साथ साथ भाषा पे भी अभियान चलाया कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। ये जो पिटाई हुई जिस शख्स की रेस्ट्रा पे, तो वो उनकी इसी बात की लेकर तो पिटाई हुई कि आपको मराठी नहीं आती है, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो जब आप यहाँ रह रहे हो। तो देखिए, ये पुराना मुद्दा शिवसेना का है, नया मुद्दा नहीं है। लेकिन देखिए, ये मुद्दा आपने कहा कि चूंकि बहुत चल गया, अब चूंकि देश की राजनीति बदल रही है, लेकिन शिवसेना को ये लगता है, दोनों भाइयों को ये लगता है कि अगर वो इस मुद्दे पर टिके रहते हैं तो शायद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, राजनीतिक तौर पर लाभ उठा सकते हैं। देखिए ये जो मराठी अस्मिता की बात होती है, उसमें क्या है, मराठी अस्मिता में क्या है कि आप मराठी में बोलिए, जो मराठी लोग हैं उनको रोजगार मिले, मराठी लोग मालिक हों, दूसरे राज्यों के लोग आकर कब्जा न करें व्यापार, तो यही है। लेकिन देखिए, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो भाई कोई कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कोई किसी भी भाषा में बोल सकता है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आप मराठी में ही बोलिए या आप अमुक भाषा में बोलिए या इस भाषा में बोलिए। देखिए, केंद्र सरकार की नीति है ये। अभी आपने देखा कि साउथ के भी तमाम राज्यों में विरोध हुआ, कर्नाटक में भी बहुत विरोध हुआ। ये जो अनिवार्य वाली बात है कि आप अनिवार्य है कि आप पढ़िए, तो इस पर देखिए साउथ के भी तमाम राज्यों ने विरोध किया। अमित शाह नहीं, लेकिन एनईपी में तो जो थर्ड लैंग्वेज है वो ऑप्शनल, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने 5वीं तक में उसको अनिवार्य किया, वो वापस लिया उन्होंने फैसला। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो उद्धव ठाकरे की बनाई हुई कमेटी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई जिसने इस तरह की कोई रिकमेंडेशन दी। तो देखिए, सवाल यही है कि आप जैसे सपोज कि क्लास 5th तक आप पढ़े किसी भाषा में, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, जैसे सपोज आप MBA करने जाएं, आप इंजीनियरिंग करें, आप मेडिकल की पढ़ाई करें या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें, तो क्या वो मराठी में उपलब्ध है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। या क्या कन्नड़ में, कोई आप बेंगलुरु में जाएं तो क्या आप कन्नड़ में करेंगे उसको? आप महाराष्ट्र में हैं तो क्या आपको अल्टीमेटली इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो सबका सवाल ये है कि भाई जब तक आप इसको जब तक आप क्षेत्रीय लैंग्वेज में प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जो है ये चुनावी मुद्दा ही बना रहेगा। स्मिथ सर जी, ये जल्दी ही निकाय चुनाव होंगे, PMC का चुनाव होगा या दूसरे जो नगर पालिका है, नासिक, पुणे, सबके चुनाव होंगे। पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि भाषाई विवाद और ये एक मॉल में विवाद हुआ मराठी और हिंदी को लेकर के। अभी कल की जो घटना हुई है, थप्पड़ मारा उस दुकानदार को। तो चुनाव से पहले ये घटना में अचानक जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ना, चुनावी कनेक्शन है उसका? 100% चुनावी कनेक्शन है और इससे कुछ नहीं हुआ। मैं साफ तौर पर राज ठाकरे साहब को बोलना चाहता हूँ इस मंच के जरिए कि अपनी राजनीति बदल लें। आज भी 1960-70 के दशक की राजनीति अब नहीं चलेगी 2025-26 के ज़माने में। उनके बच्चों से पूछें कि उनके बच्चों के दोस्तों ने क्या कहा जब उनके लोगों ने जाके 8-9 थप्पड़ मारे हिंदी बोलने वालों को। अगर इतनी ही दिक्कत है हिंदी से, तो महाराष्ट्र में तो छठी के बाद हिंदी पढ़ाई जाती है। क्यों हिंदी का क्यों पढ़ने दिया जाता है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की मुंबई में है, बंद करा दे। गजब की राजनीति है, बेवकूफ़ी की राजनीति है, बेमतलब की राजनीति है। भाई, आप किसी पे हिंसा कर अपनी बातें कैसे मनवा सकते हैं आज के दौर में? और मुझे तो फडणवीस सरकार से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्यों? जब ये पता था कि ये लोग विरोध करने वाले हैं, तो आप लोग इन लोगों को पकड़ के डंडे से क्यों नहीं मारते हैं? पब्लिक में शेम करना चाहिए उन 8-9 लड़कों को पकड़ के कि ये लोग थे, उनको एक्सपोज करना चाहिए।
अति कर दिया। आज की तारीख में ये राजनीति घिसी पिटी पुरानी गंदी बकवास की राजनीति हो गई है। इसका कोई बायर नहीं है। आपको अपना राजनीति करने का तरीका बदलना पड़ेगा। समय के साथ हर व्यक्ति बदलता है। राज ठाकरे आज भी 1960 के ज़माने में उनको लगता है जो साहब बाला साहब ठाकरे करते थे 1960 में इंदिरा गांधी के ज़माने में, हम वैसे कर लेंगे। अब नहीं होगा ऐसा। समय काल परिस्थिति बदल चुकी है। जनता अवेयर है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास कनेक्टिविटी है। अब हिंदुस्तान में, अब इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं, पर समझाने के लिए, हिंदुस्तान में 2 न्यूज़ चैनल सिर्फ इसलिए चलते हैं कि वो वॉर दिखाते हैं। और वॉर कहाँ होता है? हिंदुस्तान से मीलों दूर, और वहां पब्लिक देखती है जाके, वो चैनल नंबर 1 बन जाता है। क्यों देख रही है? जब अजरबैजान में लड़ाई, मैं तो अभी यूक्रेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अजरबैजान अर्मीनिया में लड़ाई चलती है तो चैनल नंबर 1 बन जाता है। यूक्रेन और वहां की लड़ाई चलती है तो चैनल देख रहा है। तो पब्लिक में अवेयरनेस आ गई, पब्लिक आंखें खोल चुकी है। पब्लिक के लिए अब दुनिया जो है उसके हाथ में, मुट्ठी में है। और ऐसे में आप इस तरह की बेवकूफी की बातें करेंगे कि डंडा चलाएंगे, हिंदी क्यों बोल रहे हो? अरे हिंदी नहीं बोल रहे हो, तुम हिंदी को इंटरव्यू क्यों देते हो हर बार? और जब आदमी हिंदी का इंटरव्यू करने जाता है तो आप नीचे दिखाते हो। राज ठाकरे के इंटरव्यू आप देख लीजिए, सारे जितने गिने चुने दिए उन्होंने, जो भी दिए 2, 4, 5, 10 लोगों को, वो ऐसे बात करते हैं जैसे डॉन है कहीं की, भगवान है कहीं की। अरे ऐसे काम करता है? आप राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए कि ठसक दिखाने के लिए आए? और हिंदी के पत्रकारों को तो तौहीन करते हैं। अच्छा, आपकी टीआरपी गिर गई इसलिए आप इंटरव्यू लेने आए? इस तरह की बातें करते हैं। किस जमाने में रह रहे हैं राज ठाकरे? जो आदमी अपनी पार्टी में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसका एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, जिसका काउंसलर बनाने में मुश्किल आ रही है, वो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। वो व्यक्ति महाराष्ट्र की राजनीति में जो 2 बजे दोपहर में सो के उठता है, जो सबसे आलीशान कपड़े पहनता है, सबसे आलीशान तरीके से रहता है, वो महाराष्ट्र के लोगों को कह रहा है कि मराठी सीखो, जो खुद अंग्रेजी परफ्यूम लगाता है, जो विदेश घूमने जाता है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको उनके लोगों को देखनी चाहिए। मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, मनसे के जो लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इतने अच्छे थे तो राज ठाकरे के बच्चे सिर्फ मराठी क्यों नहीं बोलते हैं? अभी जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके बेटे ने, उसको सिर्फ मराठी में बात करनी चाहिए, उसको सिर्फ मराठी के वोट मांगने चाहिए, उसको कह देना चाहिए भाजपा की तरह कि हमको गैर मराठी के वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ मराठी के वोट पे चुनाव लड़ेंगे। कहते हैं हिम्मत है तो लड़ ले चुनाव, उसके बाद आके सिर्फ समाज को तोड़ो, काटो, बांटो, यही आता है नेता। तो मुद्दे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सर, ये भाषा को कि आप साहित्यकार भी हैं, लिंक पुराना है इसका मसला है, तमिलनाडु में इसको लेकर के विवाद होता है, कई बार उत्तर दक्षिण का विवाद हो रहा है। आपने वो बताया कि अंग्रेजी, भले ही बात हो रही है कि इस तरह की चीजें, अंग्रेजी को कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी आरटीआई के हवाले से कि संस्कृत पर बहुत पैसा खर्च किया सरकार ने, दूसरी जो दक्षिण की जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको लेके भी विरोध प्रदर्शन हुए। बार बार भाषा को लेके विवाद आने, एक चीज वो, और दूसरा वही सवाल कि जो मैंने पहले पूछा कि राज ठाकरे का ये मुद्दा पुराना है लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिला नहीं, तो उस मुद्दे को बार बार वो क्यों घिस रहे हैं जबकि उनको फायदा हो नहीं रहा उससे? ठाकरे बंधु बोले, सिर्फ राज ठाकरे आप मत बोलिए। फिलहाल नहीं, जो पिटाई वाला जो मामला पूरा है, ठाकरे जो परिवार है, पिटाई का जो एग्रेसिव उसका वो है विरोध, वो ज्यादातर मन से राज ठाकरे साहब की तरफ से आया है। ठीक है। असल में मनसे को अपने लिए कोई मुद्दा चाहिए, बाकी सारे मुद्दे वहाँ के हथिया लिए जाए। अब वो अपने लिए एक नई पहचान खोज रही है। लग रहा है किस मुद्दे पे वो मराठी अस्मिता को अपने साथ, ये नई पहचान क्या है सर? हाँ वही, हाँ, ये तो नया भी नहीं बचा। नहीं, मनसे को मतलब इसका चूंकि बेटा भाषा की पुराना लड़ाई अटक पे, चुका है। असल में भाषा का जो मुद्दा था कभी समाजवादी पार्टियों के लिए मुद्दा होता था, बिल्कुल। अब वो मुद्दा बचा नहीं, तो इसको लगता है कि मुद्दा हम झपट लें। मुश्किल ये, देखिए एक बात और समझनी होगी, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, इसको बार बार मैं दोहराता रहा हूँ। त्रिभाषा फार्मूला जो था वो क्यों लागू हुआ? क्योंकि महसूस किया गया कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके बीच एक तालमेल होना चाहिए। आदमी एक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी सीख ले, एक हिंदी सीख ले और एक कोई तीसरी भाषा सीख ले। तो उसमें मतलब तमिलनाडु वालों ने हिंदी सीखी, महाराष्ट्र वालों ने हिंदी सीखी। हिंदी वालों ने क्या किया? हिंदी वालों ने त्रिभाषा फार्मूला के साथ बेईमानी। वो बेईमानी ये है कि कल्पना कीजिए हमने तमिल सीखी होती तीसरी भाषा के रूप में, हमने मराठी, हमने बांग्ला, हमने गुजराती सीखी होती, तो हमारे यहाँ इन भाषाओं के शिक्षक होते, हम लोगों का आपस का तालमेल बेहतर होता, कामकाज की बेहतर गुंजाइश होती, भारतीय भाषाएं ज्यादा मजबूत होती। हमने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को चुन लिया, जो कहीं किसी देश के किसी हिस्से में नहीं बोली जाती है। संस्कृत की पढ़ाई
जरूरी है, उसको एक क्लासिकल भाषा के रूप में अलग से करते, कई भाषाओं के साथ उसको करते, लेकिन आपने तीसरी भाषा संस्कृत बना ली। इससे क्या हुआ कि बाकी भाषाओं से आपका दुराव बढ़ा। आप कन्नड़ नहीं जानते हैं, आप मलयालम नहीं जानते हैं, आप मराठी नहीं जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मराठी वाले हिंदी जरूर जाने। इसको खास तौर पे अब आरएसएस की राजनीति से, बीजेपी की राजनीति से जोड़ के देखिए। एक दौर में बीजेपी नारा देती थी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कि हिंदी जो है वो हिंदुस्तान की भाषा होगी। ये बात देर से उसकी समझ में आई कि उसको तमाम भारतीय भाषाओं को तरजीह देनी होगी, लेकिन अपने भौगोलिक विस्तारों की जो मजबूरी है उसमें बात समझ में आई उसको। लेकिन कहीं न कहीं उसका जो अतीत है, और इत्तेफाक से इन वर्षों में हिंदी को हिंदुओं की भाषा बना दिया गया। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हिंदी की मार्फत वो हिंदू राष्ट्रवाद को थोपने की भी कोशिश है। एक उसका बहुत छोटा सा एंगल वो है। तो राज ठाकरे वाकरे नहीं चलेंगे। ये ठाकरे शाही जो समित जी ने कहा बहुत पहले पीछे छूट चुकी है। लेकिन मुझे याद आता है कि 2008-9 के आसपास हम लोगों को लगता था कि मंदिर मुद्दा भी नहीं लौटेगा। वो लौटा और तूफान की तरह ऐसा लौटा कि सारे मुद्दों को उड़ा ले गया। अब मंदिर ही मंदिर हर तरफ है, और अब दूसरे मंदिरों का तो कोई ख्याल तक नहीं करता था, वो उठेंगे। तो हम नहीं जानते हैं कौन सा मुद्दा कब खड़ा हो जाएगा, कौन सी अस्मिता कब अपना दाएं मांगने लगेगी। लेकिन ये सच है कि त्रिभाषा फार्मूला के साथ हिंदी के लोगों ने ये बेईमानी नहीं की होती, या अब भी इसको छोड़ के अगर अपने स्कूलों में कन्नड़ के शिक्षक ले आए, तमिल के शिक्षक ले आए, 5-6-7 भाषाएं ले आए, एक पूर्वी भारत की आप बांग्ला सीख लें तो थोड़ी उड़िया असमिया आ जाती है। आप तमिल कन्नड़ इन भाषाओं को देखें तो 8-10 भाषाओं से आपका काम चल जाएगा उतने शिक्षक रहने से, और उनको रोजगार मिलेगा, उनके परिवार यहाँ आएंगे। वो आपसी लेन देन का एक बड़ा पुल बनेगा, जिसके बाद आप अंग्रेजी को पीछे धकेलने की सोच लेंगे। एक बात और मैं कहूँगा, तो ये जो चीज है इसको इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, जैसे सर ने कहा कि जो हिंदी भाषी राज्य है उन्होंने दूसरी क्षेत्रीय भाषा सीखने की कोशिश नहीं की, जैसे मराठी या बंगाली या तमिल, तेलुगु, आप कोई भाषा लीजिए। देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप दिल्ली, एनसीआर या किसी भी आप पब्लिक स्कूल में चले जाइए, वो क्या है कि वो ऑफर करते हैं कि आप संस्कृत पढ़ लीजिए। बच्चे क्या है, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, तो वो क्या फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। आप दिल्ली के ज़्यादातर आप पब्लिक स्कूलों में जाएं तो वहाँ के बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं, और उसमें फ्रेंच लेने के लिए कंपटीशन है कि नहीं हमको फ्रेंच चाहिए। अब आप बताइए फ्रेंच का क्या यूज़ है दिल्ली में? आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको फ्रेंच का यूज़ हो सकता है। तो उसका रिपरकशन क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप स्कूलों में एक ऑप्शन दे दें कि भाई आप अदर रीजनल लैंग्वेज पढ़ लीजिए या उस तरह की भाषा पढ़ लीजिए, तो शायद बच्चे फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ। ये मेरा खुद का अनुभव था कि मैं स्कूल गया तो उसमें संस्कृत और फ्रेंच था, 2 ही ऑप्शन थे, तीसरा कोई ऑप्शन स्कूल नहीं दे रहे थे, पब्लिक स्कूल का। तो यही बात है कि इससे क्या है कि बच्चों को क्या है, वो विदेशी भाषा के लिए आकर्षित हो जा रहे हैं, वो अपनी भाषा को छोड़ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तीसरी भाषा के तौर पे जो एक कोशिश हो रही है कि भाई हम हिंदी को साउथ में पढ़ाएं, तो इधर आप मराठी, तेलुगु, तमिल पढ़ाओ, तभी तो बात बनेगी। विजय सर, अच्छा, एक मिनट खाली इसमें एक चीज मैं जोड़ लूं। एक औपनिवेशिक बोझ भी हमारे ऊपर है। मतलब शशि थरूर जब बड़ी ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती है, तो उनका सम्मान बढ़ जाता है। मैं ऐसे हिंदी बोलने लगूं जो किसी को समझ में ना आए तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कैसा हिंदी वाला है। तो ये जो चीज है, उस औपनिवेशिक अतीत से भी मुक्ति पाने की जो लड़ाई थी, वो भारतीय भाषाएं मिल के लड़ सकती थी, जो नहीं लड़ रही हैं। जी सर, कि बार बार जो गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनकी तरफ से आरोप लगते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही, जाहिर सी बात है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु में तो बहुत मुखर तरीके से है, अभी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। पहली बात तो आपको इस आरोप में क्या सच्चाई लगती है? क्या वैकल्पिक के नाम पे ही पीछे दर्जे से हिंदी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से है, जैसा कि पीडी सर भी कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस की कोशिश रही है? पहली बात। दूसरी बात, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एक तरफ तो वो है जहाँ सरकारी स्कूल, जहाँ पे आप सरकारें अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक स्कूल है, निजी स्कूल, उनमें तो बच्चे जाहिर सी बात है कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस चुन रहे हैं थर्ड लैंग्वेज के तौर पे। तो दूसरे का एक जवाब दे। मैंने पहली बार जब आपने 2 मिनट कहा था, उसमें बोला था कि रोजी रोटी का सवाल,
बच्चों को पता है कि संस्कृत पढ़ करके वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय कि कुछ लोग प्रसन्न होंगे कि उनको लगता है कि संस्कृत के जरिए वो अस्मिता लौटा लेंगे अपनी। अपने ही बच्चों को खुद नहीं पढ़ाते हैं। फ्रेंच क्यों पढ़ते हैं? उसकी वजह है, मेरे एक दोस्त के बेटे ने फ्रेंच लिया था। उन्होंने मुझे एक बात बताई, फ्रांस में अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग करने के लिए जाए 12वीं के बाद और वहाँ की जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े और भारत के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, IIT में, और भारत की तुलना में उसके इंस्टीट्यूट बेटर है, क्योंकि फ्रांस के, जर्मनी के ये सब तो हैं ही। तो चूंकि आपको फ्रेंच आती है तो आपको तरजीह देते हैं, तो आपके पैसे भी कम लगते हैं और आप पढ़ भी लेते हैं। अब बताइए वो बच्चा संस्कृत पढ़ करके क्या कर लेगा? संस्कृत के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ तो कोई व्यवस्था की नहीं ना। इस देश में त्रासदी ये है कि आपको रोजी रोटी कैसे कमानी है, ये आपकी समस्या है। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, ये आपकी समस्या है। आपका इलाज कैसे होगा, ये आपकी समस्या है। सरकार को टैक्स के सिवा कुछ दिखता नहीं, और लोक कल्याण के नाम पर 5 किलो अनाज, चाहे जो कुछ भी है, वो सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का है कि हर व्यक्ति अपने लिए रोजी रोटी ढूंढता है, और वही रोजी रोटी की कोशिश उसको संस्कृत की तुलना में फ्रेंच भाषा की तरफ ले जाती है। वो कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए वहां नहीं जाता है, वो नितांत कमर्शियल तरीके से सोचता है, और मैं समझता हूँ सही सोचता है, क्योंकि उसके घर में दाल रोटी कैसे चलेगी ये तो उसी को जानना है, दूसरे किसी को नहीं जानना। और हर कोई चाहता है कि उसकी स्थिति बेहतर हो। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या हिंदी को आरएसएस और बीजेपी थोप रही है। मैं समझता हूँ आरएसएस और बीजेपी आज जो कर रही है कोई नई बात नहीं है। इस देश में 1927-28 में जब ये लगने लगा कि अब हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज मोमेंटम पकड़ ली है और हम जल्द आज़ाद हो जाएंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष संभवतः 28 में मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि भारत की भाषा हिंदी बनाई जाए। उस समय तमिल से ही विरोध शुरू हुआ। आज भी सबसे ज्यादा तमिल से विरोध होता है। उस समय ये बात नहीं कही गई थी कि इतनी भाषाएं पढ़ाई जाए। जाहिर है कि ये सारे बदलाव तब आते हैं जब आदमी कुछ कटु अनुभवों से सीखता है। बाद में कटु अनुभवों से सीखा जब देश को आज़ादी मिली कि भाषा के नाम पर कितना खून बहता है। महाराष्ट्र में 1960 में जब राज्य बना भाषा के नाम पर, वहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र जब अलग हुए, हुतात्मा चौक है वहाँ मुंबई में, जहाँ पर कि भाषा के लिए शहीद हुए लोगों की मूर्तियाँ लगी हैं। इस तरह से हर जगह हुआ है। पंजाब का बंटवारा हुआ भाषा के नाम पर। तो भाषा एक जज्बात भी है, भावना भी है। तो उस आधार पे जब धीरे धीरे इस देश के लोगों को समझ में आया आज़ादी के बाद कि इसको बहुत सलीके से और बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। ये नहीं हो सकता है कि आप अचानक कोई बात कहें और हो जाए। ये चीज़ बीजेपी और आरएसएस को भी देखना होगा। अतीत के अनुभव इसलिए नहीं होते हैं कि आप किताब में सिर्फ उन्हें पढ़ लीजिए, वो इसलिए होते हैं कि उनसे आप सबक लीजिए। और इससे सबक यही लिया जा सकता है कि आप अपने देश की दूसरी भाषाओं को सीखिए। प्रियदर्शन जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ऑप्शनल रखा जाए यहाँ संस्कृत नहीं कि दूसरी कौन कौन सी भाषा बच्चे पढ़ें। तीसरी बात कि पहली क्लास से तो 3 भाषा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि तीसरे पहली क्लास से तो 2 भाषा भी नहीं होनी चाहिए। मेरा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे लोग इस बात से सहमत हों, वो असहमत हो सकते हैं, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे को तो वो जो बोल रहा है वही भाषा है अपने आप में। वो कुछ भी बोले, वो भोजपुरी का हो, हिंदी का हो, उसको तो अंग्रेजी या दूसरी भाषा भी नहीं, 3 तो बहुत दूर की चीज है, क्योंकि वो बच्चे के विकास का दौर है। एकदम उसको पहले तो दुनिया को आंख खोल कर देखना ही है। आप उसको मत लादिए भाषा का। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तो आप ये गारंटी दें, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो क्षेत्रीय सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जहाँ पर जिस भाषा की हो, किसी सरकार ने ये बोला कि हम अपनी भाषा में पढ़ने वालों को रोजगार की गारंटी देते हैं। रोजगार की गारंटी दे दोगे जिस भाषा में, वो भाषा आप उस पर कहें चाहे ना कहें, लोग आकर के पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी के प्रति जो औपनिवेशिक सोच वाली बात है, वो औपनिवेशिक सोच मैं समझता हूँ कि अब नहीं है। अब औपनिवेशिक सोच से ज्यादा उससे जुड़े हुए सुविधाएं, उससे बाहर निकलने के लिए रास्ते ये ज्यादा हैं।
ये हमारे लिए ये ज्यादा काम कर रहे हैं। और रही प्रियदर्शन जी ने एक बात कही शशि थरूर की बात, तो शशि थरूर को सम्मान मिलता है तो उनकी खिल्ली भी उड़ाई जाती है, उनके अंग्रेजी की मीम भी बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप उससे कितनी चीजें कैसे लोगों के, जो शुरू में बोला था कि आप उसको रोजी रोटी से जोड़िए, और लेकिन ये काम कोई सरकार नहीं करेगी क्योंकि इसमें उसको काम करना पड़ेगा, बाकी सिर्फ जुबान चलाना। सुमित सर, थोड़ा सा वो मतलब भाषा की बात हुई, थोड़ा पॉलिटिकल लेते हैं। 5 जुलाई को दोनों भाई साथ आ रहे हैं, 20 साल बाद जो है, तो 5 में अलग हुए थे, 6 में पार्टी बनाई राष्ट्र के साथ। जब दोनों भाई जुड़ेंगे, चर्चा है कि शायद मर्जर हो जाए पार्टी का, या जो भी गठबंधन होता है देखते हैं उसका ऐलान कब होगा। दोनों साथ आएंगे तो किसकी पॉलिटिक्स किस पर भारी रहेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे की इमेज थोड़ी लिबरल की रही है, उनसे नहीं दिखा है कि बहुत आक्रामक इस तरह के बयान देते हुए, या जो विवादों में ज्यादातर मन से कार्यकर्ता आए हैं इतने में इस तरह के भाषाई मसलों पे। तो जब दोनों साथ आएंगे तो किसकी पॉलिटिक्स कौन अपनाएगा? मेरे ख्याल से ये सवाल इतना भर का नहीं है कि किसकी पॉलिटिक्स कौन अपनाएगा। दोनों पार्टियां अपनी अपनी अच्छी बातों को अपना सकती हैं अगर उनके अंदर अच्छी बातें हैं तो। जिससे डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ कि जो अच्छी बातें हैं वो अपना लें और अच्छी पार्टी बन जाए। देखिए, महाराष्ट्र में आज शिवसेना, जो मूल शिवसेना थी, उसकी सख्त आवश्यकता है। महाराष्ट्र के लोगों को इस बात की जरूरत दिखती है। और जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको वेलकम ही किया गया था, और वो सरकार ठीक ठाक चल रही थी। अगर एकनाथ शिंदे नहीं निकलते तो काम ठीक ठाक ही कर रही थी। कोविड की जो एग्जाम्पल ले लें, उसके पहले की बात कर लें, तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो उस सरकार की पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सब की वजह से अगर दोनों ठाकरे बंधु एक हो रहे हैं तो सबसे जो मुझे लगता है वो चिंता की बात होगी उनके विरोधियों की, चाहे वो भाजपा हो खासतौर पे, क्योंकि दोनों हिंदुत्व की बात करती रही है, या एनसीपी हो जो कि वहां पर भी एकता की बात चल रही है। कांग्रेस इस वक्त सबसे बड़े लॉस में है महाराष्ट्र की बात में। महाराष्ट्र में इसलिए कह रहा हूँ कि भले कांग्रेस का प्रदर्शन, अभी आप एग्जाम्पल ले लेंगे चुनावों का, पर चेहरों की अगर बात करें, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, तो इन 4 पार्टियों में कांग्रेस मुझे सबसे कमजोर दिखाई देती है। पर सवाल यही है, क्या दोनों भाई सिर्फ एक रैली के लिए एक हो रहे हैं या वाकई में एक होने वाले हैं? क्योंकि ये काम बहुत आसान है। तो एक होने का है, जिस तरह से नहीं तो क्या मर्जर होगा या मर्जर होगा या अलायंस होगा? अलग अलग चीजें। मर्जर होगा तो दोनों को एक साथ हो जाएंगे, तब तो पार्टी हो गई। पर अगर अलायंस होगा तो किसकी कौन सा बड़ी पार्टी है, तो वहां पर वन अपमैनशिप की बात आएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे बड़ी पार्टी है, ज्यादा विधायक है, ज्यादा सांसद है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास तो काउंसलर भी नहीं है। बेसिकली दोनों व्यक्ति, उद्धव और राज ठाकरे, उम्र के उस पड़ाव में आ चुके हैं जहां पर अब रिटायरमेंट की ओर आदमी आगे बढ़ता है। उन दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, अमित हो या आदित्य हो, दोनों के पास ये दायित्व आने वाला है। तो उन बच्चों के सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है कि दोनों परिवार एक साथ रहें और एक साथ मिलकर रहें। पर मैं ये भी जानता हूँ, और हम सब जानते हैं, पीडी सर भी जानते हैं, शादाब भी जानते हैं, कि इतने आसान नहीं है। जब दुराव हुआ था तो बहुत गंदा दुराव हुआ था, और जब दुराव हो जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, वो भी आपसी पारिवारिक रिश्तों में, तो गांठों को भूल पाना और गांठों को खोल पाना बहुत आसान नहीं होता, खासकर तब जबकि वो व्यक्ति आपके आसपास मौजूद है। लेकिन दोनों ही अपने अस्तित्व के रह रहे हैं। इतना खराब प्रदर्शन तो दोनों ने ही कभी नहीं किया। हाँ, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना, पुराना घिसा पिटा मुहावरा ही, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसीलिए एक हो रहा है। हालांकि महात्मा गांधी तो मजबूती का नाम है देश में। नो डाउट, मैं तो घिसे पिटे सड़क से फॉर्मूले की बात कर रहा था, नो डाउट। चलिए, खैर आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए